गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास पे हम 22 जनवरी 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द हेवी श्योर इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन फॉर विच डिजीज। हेवी श्योर नाम का एक इंजेक्शन, एक वैक्सीन जो है भारत ने इंडिया में ही डेवलप किया है। कौन सी बीमारी के लिए? ऑप्शन ए इज ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी इज हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन सी इज टाइफॉइड एंड ऑप्शन डी इज डेंगू। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेवी श्योर जो है इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, क्योंकि ये इंडिया ने खुद डेवलप किया है, इंडिया में ही डेवलप हुआ है, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे एग्जांपल्स आप अपने क्वेश्चंस में कोट भी कर सकते हैं। हेवी श्योर जो है ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL, जो कि एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सब्सिडरी है, उन्होंने डेवलप किया है। 2 डोज वैक्सीन है। 2 डोज वैक्सीन होता है कि टोटल 2 डोज दी जाएंगी। पहली डोज जो है वो जब जो बच्चा है वो 12 मंथ्स की एज यानी कि 1 साल का हो जाएगा उसके बाद दी जाएगी। सेकेंड डोज जो है कम से कम पहली डोज के 6 महीने के गैप के बाद दी जाएगी। हेपेटाइटिस जो ये लीवर की इन्फ्लेमेशन होती है, जो कि बहुत सारे वायरसेस की इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स की वैरायटी से हो सकती है। 5 मेन स्ट्रेन्स हैं हेपेटाइटिस वायरस के। कौन कौन से? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज हेपेटाइटिस ए, और वैक्सीन का नाम है हेवी श्योर। Next question is the IDate Commission was constituted in India in which year? IDate Commission जो है वो भारत में कौन से साल में बनाया गया था? ऑप्शन ए इज 2014, ऑप्शन बी इज 2016, ऑप्शन सी इज 2018 एंड ऑप्शन डी इज 2020। सो जो कमीशंस होती हैं, कमेटीज होती हैं, वो बहुत कॉमनली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, स्पेशली जो न्यूज में होती हैं वो तो बहुत ही कॉमनली पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडेट कमीशन जो है क्यों न्यूज में था, क्योंकि रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC ने उस चीज पर स्ट्रेस किया है कि आईडेट कमीशन की रिपोर्ट को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। आईडेट कमीशन जो है, या फिर इसको नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स ये भी बोला जाता है, दोनों सेम है। आईडेट कमीशन बोल लो या फिर नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक और एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ये 2014 में बना था और इसके चेयरमैन थे बिक्कू रामजी आईडेट, तभी इसका नाम आईडेट कमीशन था। ये जो कमीशन है इसकी मैंडेट क्या थी, एम क्या था, क्यों बनाया गया था कि स्टेट वाइज लिस्ट बनाई जाए डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स की। नोमैडिक होते हैं ट्राइब्स होते हैं कबीले। सो जो कबीले नोमैडिक होता है एक जगह से दूसरी जगह जो घूमते रहते हैं। सेमी नोमैडिक होता है कि थोड़ा सा नोमैडिक के कंपेरेटिवली थोड़ी स्टेबिलिटी होती है उनमें। उनकी लिस्ट बनानी है स्टेट वाइज, आइडेंटिफाई करने हैं जो डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जो कि SC या ST में इंक्लूड नहीं किए गए या OBC लिस्ट में, जिनको अभी तक कहीं भी नोटिफाई नहीं किया गया, और उनके वेलफेयर के लिए अलग अलग मेजर्स रिकमेंड करने थे इस कमीशन ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी जो है वेलफेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, ट्राइब्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, तो वहां पर ऐसी एग्जांपल्स आप कोट भी कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 2014। ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is elected as first vice chair of FAO committee on fisheries subcommittee on fisheries management। सो FAO कमेटी ऑन फिशरीज जो है, जो उनके फर्स्ट वाइस चेयर किसको इलेक्ट किया गया है? फर्स्ट जो FAO कमेटी ऑन फिशरीज सब कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट है। ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इज सिंगापुर एंड ऑप्शन डी इज चाइना। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वाइस चेयर ऑफ FAO कमेटी ऑन फिशरीज सब कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट जो है, इसके जो फर्स्ट वाइस चेयर किसको इलेक्ट किया गया है? इंडिया को। COFI यानी कि चेयर ऑफ FAO कमेटी ऑन फिशरीज, एक सब्सिडरी बॉडी है FAO की। FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स है इटली के रोम में। इस काउंसिल की सब्सिडरी बॉडी है जो कि 1965 में एस्टैब्लिश की गई थी।
COFI जो है एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि इंटरनेशनल फिशिंग, एक्वाकल्चर, जो भी फिशरीज मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पॉलिसी गाइडेंस हो गई, कलेक्टिव सॉल्यूशंस को प्रमोट करना, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए सब कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट जो है एक नया सब ग्रुप है जो कि COFI के अंडर 2022 में बना था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इंडिया इसके पहली वाइस चेयर जो है इलेक्ट किया गया है, न्यूज में था, इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको ध्यान रखना है। आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस इज रिसेंटली अनवील्ड इन विच स्टेट इन इंडिया। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस रिसेंटली भारत के कौन से राज्य में अनवील किया गया है? ऑप्शन ए इज महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी इज उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी इज असम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस किनके स्टैच्यू को बोला गया है। सो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं उनके ब्रॉन्ज स्टैचू है 206 फीट हाइट के एक ब्रॉन्ज स्टैचू जो है वो बनाया गया है, उसी को स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का नाम दिया गया है जो कि रिसेंटली आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अनवील किया गया। और ये दुनिया का सबसे लंबा अम्बेडकर जी का स्टैचू है अभी तक का। तो इसकी आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लगाया है, ब्रॉन्ज मेटल से बनाया गया है ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है, स्टैचू कहां पर है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसका है, कहां पर है, और स्टैचू ऑफ बिलीफ किसका है और कहां पर है। इस क्वेश्चन का आंसर स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहां पर? विजयवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च्ड स्लिम मिशन। स्लिम मिशन कौन से देश ने लॉन्च किया? ऑप्शन ए इज यूएसए, ऑप्शन बी इज यूके, ऑप्शन सी इज जापान एंड ऑप्शन डी इज इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लिम मिशन जो है ये जापान का स्लिम स्पेसक्राफ्ट है जो कि रिसेंटली चांद पर, मून पर लैंड हुआ है। जापान का पहला चांद का लूनर मिशन था ये। स्लिम की फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ये एक लाइट वेट स्पेसक्राफ्ट है जो कि पैसेंजर व्हीकल के साइज का है जिसका निकनेम है द मून स्नाइपर। जापान 5वां देश बना है दुनिया का चांद के सरफेस पर पहुंचने वाला, किस किस के बाद? यूएसए, सोवियत यूनियन, चाइना और इंडिया के बाद। इंडिया का रिसेंटली चंद्रयान 3 चांद पर सेफली लैंड हुआ है, आपको पता ही होगा। सो इसका एम क्या है? स्लिम मिशन का एम क्या है? नई लैंडिंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना जो कि मून मिशंस को अलाउ करेगी, जहां पर भी चांद पर लैंड करवाना चाहे वहां पर लैंड करने के लिए अलाउ करेगी, और क्लूज जो है वो देगी कि चांद का ओरिजिन कैसे हुआ, मिनरल्स कौन कौन से हैं वहां पर, वो सारी चीजें स्पेशल कैमरा से एनालाइज करेगी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इंडिया। भारत में जो फाइनेंस कमीशन है वो संविधान के कौन से आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है? ऑप्शन ए इज आर्टिकल 270, ऑप्शन बी इज आर्टिकल 280, ऑप्शन सी इज आर्टिकल 290 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल 352। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंस कमीशन जो है रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि कैबिनेट ने रिसेंटली 3 ऑफिसर लेवल की पोस्ट जो है 16th फाइनेंस कमीशन में वो क्रिएट की हैं। आपको पता होगा कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं अरविंद पन्नागरिया, ये हमने पहले डिस्कस भी किया था। रिसेंटली 3 ऑफिसर लेवल की पोस्ट क्रिएट की गई हैं। कौन कौन सी? एक तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की, 2 पोस्ट जो है जो ज्वाइंट सेक्रेटरी की है, एक पोस्ट है इकोनॉमिक एडवाइजर की जो कि कमीशन को असिस्ट करेंगे। जो फाइनेंस कमीशन एक क्वाजी जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल के बाद, और या फिर उससे पहले अगर प्रेसिडेंट को लगे कि जरूरत है। जो फाइनेंस कमीशन है उसके इस बार जो 16 फाइनेंस कमीशन होगा उसके सेक्रेटरी होंगे ऋत्विक रंजनम पांडे। 3 नई पोस्ट जो है अभी कौन अपॉइंट होगा वो अभी जब भी आएगा तो मैं आपको वो बता दूंगी। फंक्शंस की अगर बात करें फाइनेंस कमीशन का क्या काम रहता है? जो टैक्स इकट्ठा होता है गवर्नमेंट के पास वो टैक्स कैसे बटेगा, शेयर क्या रहेगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में, एक तो वो सारा सजेस्ट करना। उसके बाद जो सेंट्रल ग्रांट्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है स्टेट्स को, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, स्टेट्स के फाइनेंसेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए
वो चीज सजेस्ट करना, कोई भी और चीज जो प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को जो है रेफर करें, वो भी इनको काम करना पड़ता है। इसके अलावा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनके रिसोर्सेज को कैसे सप्लीमेंट करना है, वो भी ये जो मेजर्स बताती है। रिपोर्टिंग की अगर बात करें 16th फाइनेंस कमीशन की, तो ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे 31 अक्टूबर 2025 तक, और ये 5 साल के लिए होगी, जो कि 1 अप्रैल 2026 से कमेंस करेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 280, आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द IUCN स्टेटस ऑफ गेंजेटिक डॉल्फिन इज। गेंजेटिक डॉल्फिन के IUCN स्टेटस क्या है? ऑप्शन ए इज इंडेंजर्ड, ऑप्शन बी इज वल्नरेबल, ऑप्शन सी इज लीस्ट कंसर्न एंड ऑप्शन डी इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेंजेटिक डॉल्फिन जो है क्यों न्यूज में थी। रिसेंटली उड़ीसा के जलाका नदी से एक गेंजेटिक डॉल्फिन को कैप्चर करके रेस्क्यू किया गया है। गेंजेटिक डॉल्फिन क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। गेंजेटिक डॉल्फिन को सूसू के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेघना नदी, कर्णफुली, संगू जो इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के रीजन्स में है ये नदियां, वहां पर पाई जाती है। ये फ्रेश वाटर में ही रहती है और वैसे ये ब्लाइंड होती है, इसको दिखाई नहीं देता। लेकिन ये फिर शिकार कैसे करती है? क्योंकि इसको दिखाई तो नहीं देता, ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को एमिट करके उसकी हेल्प से ही शिकार करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो IUCN स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, आई एम सॉरी। तो एंडेंजर्ड है इसका IUCN स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेक रेतबा इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। लेक रेतबा जो है वो भारत के कौन से दुनिया के कौन से कॉन्टिनेंट में है? ऑप्शन ए इज एशिया, ऑप्शन बी इज नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन सी इज अफ्रीका एंड ऑप्शन डी इज ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेक रेतबा जो है इसको लेक रोज या फिर पिंक लेक ऑफ सेनेगल भी बोला जाता है। ये न्यूज में था क्योंकि यहाँ पर नाइट्रेट लेवल्स के एकदम बढ़ जाने की वजह से ये जो लेक है डिसअपियर होने के बिल्कुल किनारे पर है, यानी कि ये लेक खत्म हो सकती है। सेनेगल जो है ये अफ्रीका के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर है। यहाँ पर मैंने मैप भी लिखाया है, ये अफ्रीका का मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हो वेस्टर्न मोस्ट में है सेनेगल, और ये जो लेक है लेक रेतबा सेनेगल में है। तो ये दोनों मैप आपके लिए लगाए गए हैं सो दैट आपको याद रखने में ये थोड़ा इजी हो। इसके दोनों नाम भी आपको पता चल गए, क्यों न्यूज में था ये भी पता चल गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अफ्रीका। अफ्रीका में कहां पर? सेनेगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोइंग सुकन्या प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया टू सपोर्ट द गर्ल्स इन विच सेक्टर। भारत में बोइंग सुकन्या प्रोग्राम लॉन्च किया गया है लड़कियों को किस सेक्टर में सपोर्ट करने के लिए? ऑप्शन ए इज नेवी, ऑप्शन बी इज एविएशन, ऑप्शन सी इज आर्मी एंड ऑप्शन डी इज स्पोर्ट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोइंग सुकन्या प्रोग्राम जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। गर्ल्स को एविएशन सेक्टर में प्रमोट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा ये प्रोग्राम कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में क्रिटिकल स्किल्स जो है वो सीखें, और एविएशन सेक्टर में जो जॉब्स है उनके लिए इनको ट्रेन किया जाए। जो यंग गर्ल्स है उनके लिए ये प्रोग्राम स्टेम लैब्स भी क्रिएट करेगा 150 लोकेशंस पर, सो दैट गर्ल्स का इंटरेस्ट जो है स्टेम करियर्स में उसको हम स्पार्क कर सके, और स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे वुमेन को जो भी ट्रेनिंग लेंगी पायलट्स बनने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एविएशन। ऐसी एग्जांपल्स आप अपने क्वेश्चंस में कोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेग अपोस्टाइल कन्वेंशन वाज साइंड इन विच ईयर। हेग अपोस्टाइल कन्वेंशन जो है कौन से साल में साइन की गई? ऑप्शन ए इज 1947, ऑप्शन बी इज 1950, ऑप्शन सी इज 1961 एंड ऑप्शन डी इज 1971। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेग अपोस्टाइल कन्वेंशन जो है रिसेंटली न्यूज में थी। वैसे 1961 में साइन की गई थी द हेग में, जो कि नीदरलैंड में है। रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जरूरी किया है इंडिया जो कि अपोस्टाइल कन्वेंशन का एक मेंबर है उसको फॉरेन अपोस्टाइल ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अपोस्टाइल क्या होता है? एक ऑथेंटिकेशन की फॉर्म है जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की
ऑथेंटिकेशन, लीगलाइजेशन, उसके प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं सो दैट इंटरनेशनल लेवल पर उन डॉक्यूमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जा सके फॉरेन कंट्रीज में। हेग अपोस्टल कन्वेंशन 1961 ने ग्लोबल सर्कुलेशन का प्रोसेस जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का वो सिंप्लीफाई कर दिया था। इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में बर्थ के सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इंक्लूडेड है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1961। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।